हमें आर्थिक कार्य करना सीखना चाहिए। कॉमरेड माओ त्से तुंग ने ये भाषण शेंसी कासु निंगसिया सीमा क्षेत्र के मजदूर नायकों और आदर्श श्रमिकों के सम्मेलन में दिया। श्रम के नायक और आदर्श श्रमिक, आप इस सम्मेलन में शामिल हुए और अपने अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हम सभी आपका स्वागत करते हैं और आपको सम्मानित करते हैं। आप में 3 अच्छे गुण हैं और आप 3 भूमिकाएं निभाते हैं। सबसे पहले, आरंभकर्ता की भूमिका। दूसरे शब्दों में, अपने उत्कृष्ट प्रयासों और अपने कई नवाचारों से आपने अपने काम को दूसरों के लिए एक आदर्श बना दिया है, मानकों को ऊपर उठाया है और दूसरों को आपसे सीखने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी की भूमिका। आप में से अधिकांश अभी तक कैडर नहीं हैं, लेकिन आप जनता की रीढ़, कठोर कोर बन गए हैं। आपके साथ हमारे काम को आगे बढ़ाना आसान है। भविष्य में आप कैडर बन सकते हैं, वर्तमान में आप रिजर्व में कैडर हैं। तीसरा, एक पुल की भूमिका। आप नेतृत्व और व्यापक जनता के बीच एक पुल हैं। आपके माध्यम से जनता की राय नेतृत्व तक पहुंचती है और इसके विपरीत। आप में बहुत से अच्छे गुण हैं और आपने बहुत बड़ी सेवा की है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप अहंकारी न बने। आपका सभी सम्मान करते हैं और यह सही भी है, लेकिन इससे आसानी से अहंकार पैदा होता है। अगर आप अहंकारी हो जाते हैं, अगर आप विनम्र नहीं हैं और खुद पर मेहनत करना बंद कर देते हैं, और अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं और जनता का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप नायक और आदर्श नहीं रह जाएंगे। अतीत में ऐसे लोग हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं करेंगे। इस सम्मेलन में आपके अनुभव का सारांश प्रस्तुत किया गया है। सारांश बहुत अच्छा है और अन्य मुक्त क्षेत्रों में भी लागू होता है। हालांकि मैं इस पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हमारे आर्थिक कार्यों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक कार्य करना सीखना शुरू किया है और हमने इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन यह अभी भी केवल एक शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 या 3 वर्षों के भीतर शेंसी कासु निंगसिया सीमा क्षेत्र और दुश्मन के पीछे के मुक्त क्षेत्र अनाज और निर्मित वस्तुओं में पूरी तरह या बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर हो जाएं, और यहां तक कि उनके पास अधिशेष भी हो। हमें कृषि, उद्योग और व्यापार में और भी अधिक सफलताएं प्राप्त करनी होंगी। तभी हम अपने आप को आर्थिक कार्य के बारे में अधिक जानने और इसे बेहतर ढंग से करने के रूप में मान सकते हैं। जिन स्थानों पर सैनिकों और लोगों की जीवन स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है, जहां जवाबी हमले के लिए भौतिक आधार अस्थिर हैं और कृषि, उद्योग और व्यापार साल दर साल बढ़ने के बजाय स्थिर या यहां तक कि कम हो रहे हैं, ये स्पष्ट है कि पार्टी, सरकार और सेना के कर्मियों ने आर्थिक कार्य करना नहीं सीखा है और निस्संदेह बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक बात जो मुझे फिर से सबके ध्यान में लानी चाहिए, वह ये कि हमारे विचारों को हमारे तात्कालिक परिवेश के अनुकूल होना चाहिए। हमारा तात्कालिक परिवेश ग्रामीण है। ऐसा लगता है कि इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कौन नहीं जानता कि हम देहात में रह रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत से साथी देहात को बिल्कुल नहीं समझते, या कम से कम गहराई से नहीं समझते, हालांकि वे वहां रहते हैं और कल्पना करते हैं कि वे इसे समझते हैं। वे इस तथ्य से आगे नहीं बढ़ते कि हमारा परिवेश देहात है, जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसे दुश्मन ने काट दिया है और गुरिल्ला युद्ध में शामिल है, और इसका परिणाम यह है कि राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं या पार्टी के मामलों और मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के आंदोलनों से उनका निपटना अक्सर गलत होता है या केवल आंशिक रूप से सही होता है। वे ग्रामीण मामलों को शहरी दृष्टिकोण से देखते हैं और अक्सर अपना सिर ईंट की दीवार से टकराते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिपरक रूप से कई अनुचित योजनाएं बनाते हैं और उन्हें मनमाने ढंग से लागू करते हैं। हाल के वर्षों में हमारे साथियों ने सुधार अभियान और अपने काम में मिली असफलताओं दोनों के कारण बहुत प्रगति की है, लेकिन हमें अभी भी अपने विचारों को अपने परिवेश के अनुसार पूरी तरह से ढालने का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम हर क्षेत्र में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा जल्दी कर सकते हैं। अगर हम वास्तव में इस तथ्य को समझते हैं कि ग्रामीण आधार क्षेत्र जिसमें हम खुद को पाते हैं, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित है, दुश्मन द्वारा काटे गए और गुरिल्ला युद्ध में शामिल हैं, और हम इसे अपने हर काम में शुरुआती बिंदु बनाते हैं, तो प्रासंगिक सवाल यह है कि हमारे परिणाम, जो धीमे और अप्रभावी लग सकते हैं, किसी अन्य शुरुआती बिंदु, उदाहरण के लिए शहरी दृष्टिकोण को अपनाने के परिणामों से कैसे तुलना करते हैं। धीमे होने से बहुत दूर, वे वास्तव में काफी तेज हैं। क्योंकि अगर हम शहरी दृष्टिकोण से शुरू करते हैं और अपनी वर्तमान वास्तविकताओं से हट जाते हैं, तो सवाल तेज या धीमे परिणाम पाने का नहीं होगा, बल्कि अंतहीन बाधाओं में फंसने और बिल्कुल भी परिणाम न मिलने का होगा। इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण हमारे द्वारा प्रोत्साहित सैन्य और नागरिक उत्पादन अभियान के वर्तमान स्वरूप की महान सफलता से मिलता है।
हम जापानी हमलावरों पर कड़ा प्रहार करना चाहते हैं और शहरों पर कब्जा करने तथा अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे ग्रामीण इलाके में रहते हैं जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसे दुश्मन ने काट दिया है और जो गुरिल्ला युद्ध में शामिल है। हम कुओमिंतान की नकल नहीं कर सकते, जो खुद एक उंगली भी नहीं उठाता बल्कि सूती कपड़े जैसी जरूरतों के लिए भी पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर रहता है। हम आत्मनिर्भरता के पक्ष में हैं। हम विदेशी सहायता की उम्मीद करते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अपने प्रयासों पर, पूरी सेना और पूरी जनता की रचनात्मक शक्ति पर निर्भर हैं। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? सैनिकों और जनता के बीच एक साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन अभियान चलाकर। चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां जनशक्ति और भौतिक संसाधन बिखरे हुए हैं, इसलिए हमने उत्पादन और आपूर्ति के लिए एकीकृत नेतृत्व और विकेंद्रित प्रबंधन की नीति अपनाई है। चूंकि हम देहात में रहते हैं, जहां किसान अलग अलग उत्पादक हैं जो उत्पादन के पिछड़े साधनों का उपयोग करते हैं और जहां अधिकांश भूमि अभी भी जमींदारों के स्वामित्व में है और किसान सामंती किराया शोषण के अधीन है, इसलिए हमने उत्पादन के लिए किसानों के उत्साह को बढ़ाने और कृषि श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किराया और ब्याज कम करने और श्रम में पारस्परिक सहायता आयोजित करने की नीतियों को अपनाया है। किराया कम करने से उत्पादन में किसानों का उत्साह बढ़ा है और पारस्परिक सहायता से कृषि श्रम की उत्पादकता बढ़ी है। मैंने उत्तरी और मध्य चीन के विभिन्न स्थानों से डेटा प्राप्त किया है, जो सभी दिखाते हैं कि किराया कम करने के बाद किसान उत्पादन में बहुत अधिक रुचि लेते हैं और हमारे यहाँ श्रम विनिमय टीमों की तरह पारस्परिक सहायता समूह आयोजित करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की उत्पादकता अब पहले के 4 लोगों के बराबर है। ऐसा होने पर 90 मिलियन लोग 120 मिलियन जितना काम कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां 2 व्यक्तियों ने वह काम किया जिसे करने के लिए पहले 3 लोगों के प्रयास की आवश्यकता होती थी। यदि हम दबाव और हुक्मशाही के बजाय, जो कि शीघ्र परिणाम की चाहत में आत्म पराजयकारी हैं, लोगों को अच्छे उदाहरण देकर धैर्यपूर्वक समझाने की नीति अपनाएं, तो अगले कुछ वर्षों में बहुसंख्यक किसानों को कृषि और हस्तशिल्प उत्पादन के लिए पारस्परिक सहायता समूहों में संगठित करना संभव हो जाएगा। जब ऐसे उत्पादन समूह सामान्य व्यवहार बन जाएंगे, तो न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी और सभी प्रकार के नवाचार सामने आएंगे, बल्कि राजनीतिक प्रगति भी होगी, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, स्वच्छता में प्रगति होगी, आवारा लोगों का नया ढांचा बनेगा और सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव आएगा और उत्पादन के उपकरणों में भी सुधार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये सब होने पर हमारा ग्रामीण समाज धीरे धीरे नई नींव पर फिर से खड़ा हो जाएगा। यदि हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्षेत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और ग्रामीण लोगों को उत्पादन के लिए अभियान विकसित करने में पूरी ऊर्जा के साथ मदद करें, तो कुछ ही वर्षों में ग्रामीण इलाकों में अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रचुर आपूर्ति हो जाएगी और हम न केवल युद्ध जारी रखने और फसल विफलताओं से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि भविष्य में उपयोग के लिए अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का एक बड़ा भंडार भी बनाए रख सकेंगे। हमें उत्पादन के लिए सेना इकाइयों और सरकार तथा अन्य संगठनों के साथ साथ किसानों को भी संगठित करना चाहिए। चूंकि हम ग्रामीण इलाकों में हैं, जो लगातार दुश्मन द्वारा तबाह किए जा रहे हैं और लंबे समय से युद्ध में उलझे हुए हैं, इसलिए सेना की इकाइयों और सरकार तथा अन्य संगठनों के लिए उत्पादन में शामिल होना अनिवार्य है। और उनके लिए ऐसा करना संभव है क्योंकि गुरिल्ला लड़ाई एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा हमारे शेंसी कासुनिंगसिया सीमा क्षेत्र में सेना और सरकारी कर्मचारी कुल आबादी के अनुपात में बहुत अधिक हैं, और अगर वे खुद उत्पादन में शामिल नहीं होते हैं तो वे भूखे रह जाएंगे, जबकि दूसरी ओर अगर उनसे बहुत अधिक ले लिया जाता है और बोझ उनके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है, तो लोग भूखे रह जाएंगे। यही कारण है कि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन अभियान शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उदाहरण के लिए शेंसी कासुनिंगसिया सीमा क्षेत्र को ही लें। सेना की इकाइयों और सरकार तथा अन्य संगठनों की वार्षिक आवश्यकता कुल 260,000 टन, यहाँ 1 टन 300 चिन के बराबर है, भूसी वाले अनाज बाजरा की है, जिसमें से वे 160,000 टन लोगों से प्राप्त करते हैं और बाकी का उत्पादन खुद करते हैं। यदि वे स्वयं उत्पादन में शामिल नहीं होते तो या तो वे या लोग भूखे रह जाते। हमारे उत्पादन अभियानों की बदौलत हम भूख से मुक्त हैं और वास्तव में सैनिकों और लोगों को काफी अच्छा भोजन मिल रहा है। अनाज, कपड़े और बिस्तर के अलावा सीमा क्षेत्र में सरकार और अन्य संगठन अपनी अधिकांश जरूरतों में आत्मनिर्भर हैं और कुछ इकाइयां पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। कई इकाइयां अनाज, कपड़े और बिस्तर के मामले में भी आंशिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। सीमा क्षेत्र की सेना की उपलब्धियां और भी अधिक हैं। कई इकाइयां अनाज, कपड़े, बिस्तर और हर दूसरी जरूरी चीज में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं।
यानी वे 100% आत्मनिर्भर हैं और सरकार से कुछ भी नहीं लेती हैं। यह उच्चतम मानक है, सर्वोच्च ग्रेड है और इसे कई वर्षों की अवधि में धीरे धीरे हासिल किया गया है। यह मानक मोर्चे पर नहीं अपनाया जा सकता। जहां लड़ाई करनी है वहां दूसरा और तीसरा मानक स्थापित किया जा सकता है। दूसरे मानक के अनुसार सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और बिस्तर को छोड़कर निम्नलिखित मदों में उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त की जानी चाहिए। खाना पकाने का तेल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.5 लियांग, नमक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.5 लांग, सब्जियां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1-1.5 चिन और मांस प्रति व्यक्ति प्रति माह 1-2 चिन, ईंधन, कार्यालय की आपूर्ति और विविध वस्तुओं की खरीद, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सब्सिडी, हथियारों की सफाई और तंबाकू, जूते, मोजे, दस्ताने, तौलिए, टूथब्रश आदि की व्यवस्था के लिए व्यय, ये सभी मदे कुल व्यय का लगभग 50% हैं। यह मानक 2 या 3 वर्षों में धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर यह पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। इस मानक को स्थिर आधार क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। तीसरा मानक दूरदराज के जिलों और गुरिल्ला क्षेत्रों पर लागू होता है, जहां 50% आत्मनिर्भरता संभव नहीं है, लेकिन 15-25% तक संभव हो सकता है। वहां इस मानक तक पहुंचना काफी है। संक्षेप में, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर सभी सैन्य इकाइयों और सरकारी तथा अन्य संगठनों को लड़ाई, प्रशिक्षण या काम के बीच के अंतराल में उत्पादन में संलग्न होना चाहिए। सामूहिक उत्पादन के लिए ऐसे अंतरालों का उपयोग करने के अलावा उन्हें अपने कुछ कर्मियों को विशेष रूप से उत्पादन के लिए संगठित करना चाहिए। उन्हें खेतों, सब्जी के बगीचों, चरागाहों, कार्यशालाओं, छोटे कारखानों, परिवहन टीमों और सहकारी समितियों को चलाने या किसानों के साथ साझेदारी में अनाज और सब्जियां उगाने के लिए नियुक्त करना चाहिए। हमारी वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक संगठन या सेना इकाई को कठिनाइयों से निपटने के लिए अपनी स्वयं की घरेलू अर्थव्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने की अनिच्छा आवारा लोगों की विशेषता है और यह अपमानजनक है। उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हमें उन सभी के लिए व्यक्तिगत बोनस की एक प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिए, जो इसमें सीधे भाग लेते हैं, काम की गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत होते हैं। इसके अलावा काम को आगे बढ़ाने के प्रभावी तरीके के रूप में प्रत्येक संगठन के प्रमुख को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहिए और नेतृत्व करने वाले समूह को जनता और सामान्य आह्वान के साथ विशेष और विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जोड़ने की विधि को लागू करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सेना की टुकड़ियां उत्पादन में लग जाएंगी तो वे प्रशिक्षण या लड़ाई नहीं कर पाएंगी और अगर सरकार और दूसरे संगठन ऐसा करेंगे तो वे अपना काम नहीं कर पाएंगे। यह एक गलत तर्क है। हाल के वर्षों में सीमा क्षेत्र में हमारी सेना की टुकड़ियों ने अपने लिए भरपूर भोजन और कपड़े की व्यवस्था करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है और साथ ही साथ अपना प्रशिक्षण और राजनीतिक अध्ययन और साक्षरता और दूसरे पाठ्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा सफलतापूर्वक संचालित किए हैं और सेना के भीतर और सेना और लोगों के बीच पहले से कहीं ज्यादा एकता है। पिछले साल मोर्चे पर बड़े पैमाने पर उत्पादन अभियान चलाया गया था, लड़ाई में बड़ी सफलताएं हासिल की गईं और इसके अलावा एक व्यापक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया और उत्पादन की बदौलत सरकार और दूसरे संगठनों के कर्मचारी बेहतर जीवन जीते हैं और ज्यादा लगन और कुशलता से काम करते हैं। सीमा क्षेत्र और मोर्चे दोनों में यही स्थिति है। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध के संदर्भ में वे सेना इकाइयां और सरकार तथा अन्य संगठन जो आत्मसमर्थन के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपनी लड़ाई, प्रशिक्षण और कार्य में अधिक ऊर्जा और सक्रियता दिखाते हैं तथा आंतरिक और नागरिकों के साथ अपने अनुशासन और अपनी एकता को बेहतर बनाते हैं। आत्मसमर्थन के लिए उत्पादन हमारे देश के लंबे गुरिल्ला युद्ध का परिणाम है और यह हमारी शान है। एक बार जब हम इसमें निपुण हो जाते हैं तो कोई भी भौतिक कठिनाई हमें डरा नहीं सकती। हम साल दर साल जोश और ऊर्जा में बढ़ेंगे और हर लड़ाई के साथ मजबूत होते जाएंगे। हम दुश्मन को परास्त कर देंगे और हमें इस बात का कोई डर नहीं होगा कि वह हम पर हावी हो जाएगा। यहाँ मोर्चे पर हमारे साथियों का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। हमारे कुछ नए स्थापित क्षेत्र भौतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध हैं और इस आधार पर वहां के कार्यकर्ता न तो बचत करने को तैयार हैं और न ही उत्पादन में शामिल होने को। ये बहुत बुरी बात है और उन्हें बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम जहां भी हों, हमें अपनी जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को संजोकर रखना चाहिए और हमें अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और अपव्यय और फिजूल खर्ची में लिप्त नहीं होना चाहिए। हम जहां भी हों, अपने काम के पहले वर्ष से ही हमें आने वाले कई वर्षों, लंबे समय तक चलने वाले युद्ध, जवाबी हमले और दुश्मन के खदेड़ने के बाद पुनर्निर्माण के काम को ध्यान में रखना चाहिए। एक ओर कभी भी अपव्यय या फिजूल खर्ची न करें, दूसरी ओर सक्रिय रूप से उत्पादन का विस्तार करें।
पहले कुछ स्थानों पर लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने दूरगामी दृष्टिकोण नहीं अपनाया और जनशक्ति और भौतिक संसाधनों में बचत और उत्पादन के विस्तार की उपेक्षा की। सबक यही है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्मित वस्तुओं के संबंध में शेंसी कासु निंसिया सीमा क्षेत्र ने 2 वर्षों के भीतर कपास, सूती धागा, सूती कपड़ा, लोहा, कागज और कई अन्य चीजों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया है। हमें उन सभी चीजों को उगाना, बनाना और आपूर्ति करना चाहिए जो यहाँ उत्पादित नहीं होती हैं या केवल थोड़ी मात्रा में उत्पादित होती हैं, और हमें बाहर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। पूरा काम सार्वजनिक, निजी और सहकारी उद्यमों द्वारा पूरा किया जाना है। सभी वस्तुओं के लिए हम न केवल मात्रा बल्कि गुणवत्ता की भी मांग करते हैं, यानी उन्हें टूट फूट का सामना करना चाहिए। सीमा क्षेत्र सरकार, 8वीं रूट सेना का संयुक्त रक्षा मुख्यालय और पार्टी की केंद्रीय समिति का उत्तर पश्चिम ब्यूरो इन मामलों पर बारीकी से ध्यान देने में बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि मोर्चे पर सभी जगहों पर यही काम किया जाएगा। कई जगहों पर यह पहले से ही किया जा रहा है और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। हमारे सीमा क्षेत्र और अन्य मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक कार्य की हर शाखा को सीखने में हमें अगले 2 या 3 साल लगेंगे। जिस दिन हम अपना सारा या ज्यादातर अनाज खुद उगाएंगे, अपना सारा या ज्यादातर सामान खुद बनाएंगे और इस तरह पूरी तरह या मुख्य रूप से आत्मनिर्भर होंगे और हमारे पास अधिशेष भी होगा, उसी दिन हम ग्रामीण इलाकों में आर्थिक कार्य की हर शाखा में महारत हासिल कर लेंगे। जब हम दुश्मन के शहरों को खाली कर देंगे तो हम आर्थिक कार्य की नई शाखाएं शुरू कर पाएंगे। हमें खुद को मेहनत से काम करना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि चीन अपने पुनर्निर्माण के लिए हम पर निर्भर है।